हमने पहले पढ़े थे टेट्रासाइक्लिन्स और इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। दोनों ही ड्रग्स जो थी वो प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिटर्स थी, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो था वो ये था कि दोनों ही 30S राइबोसोम के सब यूनिट पे बाइंड करती हैं और उसको इनहिबिट करती हैं ताकि जो है प्रोटीन सिंथेसिस ना हो, और जो उसकी ए साइड है उस पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं बने देती थी, इसके अलावा ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती थी। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट जो ड्रग्स होंगी ए और टी के अलावा वो सारी की सारी क्या होंगी, वो 50S राइबोसोम के सब यूनिट पे अटैच होंगी और उसको इनहिबिट करेंगी कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस ना करवाएं। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्रोलाइड्स, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का ग्रुप है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें जो मेन 3 ड्रग्स आती हैं वो आती हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये 3 इसकी मेन ड्रग्स है। साथ इसकी टेलिथ्रोमाइसिन भी है आपकी बुक में और एम्फिडाक्सोमाइसिन भी है। अब जो ये 3 ड्रग्स हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एजोमैक्स के नाम से आ रही होती है और क्लैरिथ्रोमाइसिन क्लैरिसिड के नाम से आ रही होती है। अब हम देखते हैं कि मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी है कि इसने बाइंड करना है 50S सब यूनिट पे। मैंने पहले बताया कि एक सब यूनिट होता है 30S और एक होता है 50S। ये आके बाइंड करती हैं किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड करती हैं तो साथ ही साथ क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड ग्रुप लेके आ रहा होता है, वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, उसके बाद पी साइट पे मूव कर जाता है, ट्रांसलोकेट करता है और वहाँ पे अपना अमाइनो एसिड ग्रुप देता है जिसको पेप्टाइल बॉन्ड को। तो इस तरह से पेप्टाइड जो है ना वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है बॉन्ड की और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। बाइंडिंग एंजाइम जिसे कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो कि ट्रांसफर आरएनए से पेप्टाइड को पकड़ के अमाइनो एसिड को पकड़ के नेक्स्ट जो है उसे कैटालाइज कर रहा होता है। मैक्रोलाइड बाइंड करते हैं पी साइड पे। कौन सी पी साइड? जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई होती है पी साइड की, यहाँ पे बाइंड करते हैं और क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं ट्रांसफर आरएनए मूवमेंट को, ताकि ट्रांसफर आरएनए जब यहाँ के बाइंड करता है ए साइड पे तो ए साइड से पी साइड की तरफ उसकी ट्रांसलोकेशन, उसकी मूवमेंट को इनहिबिट करता है। तो हमने कह दिया कि ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो ट्रांसफर आरएनए कंबाइन होता है उसको प्रमोट करता है कि वो डिसोसिएट हो जाए वहाँ से, ताकि फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड ना बनाए। और इसके अलावा साथ ही साथ उसने एक तो मूवमेंट को रोक दिया, साथ उसने डिसोसिएट भी करवा दिया और साथ ही साथ उसने क्या किया कि पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो एंजाइम था जिसने कैटालाइज करना था ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन बनानी थी, उसको इनहिबिट कर दिया। इसके 3 काम हैं एक ही जगह पे 50S के साथ बाइंड करके। अब हम देखते हैं कि मैक्रोलाइड के यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे बुक से, तो कोशिश करें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको आप किसी स्टिकी नोट से अपने बुक के साथ अटैच कर दें या फिर आप रजिस्टर पे ही अलग से नोट्स बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजी हो याद करना। मेनली जो मैक्रोलाइड होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, वो ग्राम पॉजिटिव जैसे कि कोकाई हो गया, स्पेशल स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव उसको इनहिबिट करता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सम ग्राम नेगेटिव कवरेज भी देता है जो कि लिमिटेड है। मोस्टली जो है ग्राम पॉजिटिव को दे रहा होता है। इसके अलावा ये मैक्रोफेज और सेल्स के अंदर कंसनट्रेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए मैक्रोलाइड्स बहुत अच्छी हैं। इंट्रासेलुलर जो पैथोजेंस हैं कौन कौन से हैं? क्लेमाइडिया और लीजियोनेला। जो क्लेमाइडिया जो है वो नमूनिया करवा रहा होता है और लीजियोनेला जो है उसके इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। ये जो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो एजिथ्रोमाइसिन है वो मेनली कवर करती है स्ट्रेप्टोकोकस को, एच इन्फ्लुएंजा को, इसके अलावा एटिपिकल बैक्टीरिया को। जो पेशेंट पेनिसिलिन के एलर्जिक होते हैं तो हम उनमें एजिथ्रोमाइसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा मैंने बताया आपको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, प्रेग्नेंट फीमेल को आप इजीली इसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये गोनोरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर गोनोरिया के लिए देनी ही है आपने तो एजिथ्रोमाइसिन को कंबाइन करना है सेफ्ट्राइजोन के साथ। ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपने देनी है, दोनों ही ड्रग आप देंगे तभी गोनोरिया की ट्रीटमेंट हो सकेगी। हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमने 1 बाई जो है वो क्लिनिकल इन्फेक्शन पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि ड्रग के अकॉर्डिंग किस जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि आपने मैक्रोलाइड के क्लिनिकल यूजेस लिखने हैं तो आपने ये लिखने हैं। एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एजिथ्रोमाइसिन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने के लिए
गनोरिया के लिए और सिफिलिस के लिए। इन 3 इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छी ड्रग है। कौन कौन से जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है? एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट करती है। इसके अलावा मोरक्जिला कैटरालिस के अगेंस्ट करती है। स्ट्रेप्टोकोकस मैंने पहले बताया उसके लिए होती है ये, और नज़ीरिया को भी कंट्रोल करती है। सो ये बैक्टीरियल है इसके, और ये इसके क्लिनिकल यूज, क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं। फिर हम बात करते हैं इरिथ्रोमाइसिन की। इरिथ्रोमाइसिन के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि ये गट मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जे मोटिलिटी डिसऑर्डर कोई हो जाए तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमने इरिथ्रोमाइसिन देनी होती है। सो स्टिमुलेट करती है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। सो गट मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे इरिथ्रोमाइसिन किन किन बैक्टीरिया के लिए होती है, अगर आपको याद होता है तो ठीक, आप याद कर लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है इसके अंदर। लेकिन मैं बता दूं कि मेनली जो माइकोबैक्टीरियम नमूनिया के लिए, कोनिबैक्टीरियम के लिए, कंपाइलोबैक्टर जिजनाई के लिए, लुजिनेला के लिए, और इसके अलावा जो है बी पर्टूसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने जो मेन याद रखना है वो है जे मोटिलिटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं क्लेथ्रोमाइसिन के लिए। क्लेथ्रोमाइसिन जो है वो पता है कि जो पेप्टिक अल्सर हो जाती हैं गट के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। तो ट्रिपल थेरेपी में एक तो पीपे होते हैं, तो साथ हमने क्लैरिसीड भी देनी होती है, इसको एक एज एंटीबायोटिक भी देनी होती है, तो हम उसमें क्लेथ्रोमाइसिन को देती होती है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर एक फिडॉक्सोमाइसिन भी है। तो फिडॉक्सोमाइसिन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस के लिए जो है ना वो यूज़ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्रोलाइड की रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप होती है, मैक्रोलाइड के अगेंस्ट बैक्टीरिया क्या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं। सो मैक्रोलाइड क्या करती हैं कि 50S सब यूनिट के ऊपर, सपोज करें 50S है सब यूनिट, ठीक है, इसके ऊपर एक एरिया है जिसे हम कहते हैं 23S राइबोसोमल RNA, सपोज करें ये वाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैक्रोलाइड ने अटैच होना है। क्या करती हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम के लोकेशन ऑफ मैक्रोलाइड बाइंडिंग, जहाँ पे बाइंड होना होता है मैक्रोलाइड ने, ड्रग ने, उस साइड की मैथिलेशन करवा देते हैं। जब मैथिलेशन हो जाएगी तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। सपोज करेंगे यहाँ पे इसने अटैच होना था, तो यहाँ पे इस साइड की मैथिलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो वहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं कर पाएगी, उसको रेकग्नाइज नहीं कर पाएगी इस लोकेशन को, जिसकी वजह से जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी ड्रग। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, कि मैक्रोलाइड्स के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। मेनली इसमें क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन हमने कहा था गट मोटिलिटी करवाती है। सो इसमें जब मोटाइल ज़्यादा हो जाएगी गट, अगर ओवर मोटाइल हो जाएगी तो नोजिया हो सकता है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकती है ड्यू टू मोटिलिटी। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन जो है वो कुछ ऐसा करती है, मतलब पोटाशियम की ब्लॉकेज कर देती है। जब पोटाशियम की ब्लॉकेज हो जाएगी तो ECG पे QT की प्रोलोगेशन आ जाएगी। इसके अलावा अक्यूट कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा उन पेशेंट में जिनमें पहले से हिस्ट्री हो। सो एजिथ्रोमाइसिन जिन पेशेंट को अगर हम दे रहे हैं उनसे अपना लाजमी हिस्ट्री लेनी है कि पहले कोई, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किन पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर पहले कोई हिस्ट्री हो कोलिस्टैटिक जॉन्डिस की या हेपेटिक डिसफंक्शन हो, पहले से कोई पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस हो, कोई एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया हो, और ऐसे पेशेंट के अंदर अपना एजिथ्रोमाइसिन नहीं देना, क्योंकि ये AST, ALT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा सकती है, तो ये हेपेटाइटिस करवा सकती है। सो हमने एजिथ्रोमाइसिन ऐसे पेशेंट में नहीं देनी। उसके अलावा इसका जो एक इम्पॉर्टेंट है साइड इफ़ेक्ट वो है कि रैश डेवलप करवा सकती है, जो कि मैक्यूलोपैपुलर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होता है। इसके अलावा फिफ्थ इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है कि P450 एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है, बट एजिथ्रोमाइसिन नहीं करती ये काम। अगर साथ में पेशेंट थियोफाइलिन या वारफरिन ले रहा हो तो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा इनहिबिशन में।